ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आज लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख करोड़ का ये कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इसके तहत आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं और उसे आप क्या करना चाहेंगे? आपकी क्या मन में कल्पना क्या है? सबसे पहले तो साहब हम आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि जब हमारी ये सोसाइटी की जो एक्टिविटी सिर्फ एडवांसेस देने की और छोटा मोटा व्यापार करने की थी, इस योजना आने के बाद किसान को पूरा माहिती मिलेगा, किसान का स्टोरेज बढ़ेगा और किसान अपने सभासदों के लिए और हमारे लोनी के लिए उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगा। इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, हम प्लेज लोन दे सकेंगे। मेरी ही सोसाइटी की साथ बात करूं तो मैं यहाँ बड़ा एक आधुनिक गोडाउन बनाना हमारी सोसाइटी की ओर बनाना चाहते हैं। किसान अपना माल उसमें स्टोरेज करेगा और जरूरत पड़ने पर हम प्लेज लोन देके जब अपनी पैदावार का दाम बढ़ेगा तब किसान अपना माल बेच सकेगा। इससे और सर्विस सेक्टर से किसान की जमीन को सुधार करने में और उसके लिए जो छोटे छोटे किसान है वो ये थ्रेशर है, ट्रिलर है, ये सब खरीद नहीं सकते और हम हमारी सोसाइटी के माध्यम से ये सब इंस्ट्रूमेंट खरीद के कम दाम में किसानों को मुहैया कराएंगे तो हमारी सोसाइटी का भी लाभ है और हमारे एरिया के हमारी सोसाइटी के साथ जुड़े किसानों को भी उसकी आमदनी बढ़ाने में हम उपयोगी हो सकते। ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आपने बड़ा प्लान बना दिया है और मुझे आपने बताया जयेश भी वहाँ बैठा है, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। कहाँ है जयेश? हाँ। जयेश नमस्कार। जयेश, विठल भाई को 1 साल हो गया, परिवार में सब ठीक है? ठीक है हैं? सब कुशल है? वहाँ अरसी फड़दू भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार सर। चलिए, मुझे अच्छा लगा। मैं अब सभी देश के किसानों से सीधी बात करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं सबसे पहले तो श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारी, कृषि विभाग की पूरी टीम, बैंकिंग सेक्टर के मित्र, इन सबको मैं बधाई देता हूं क्योंकि आज छुट्टी का दिन होने के बाद भी बैंक समेत सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और मुझे खुशी है कि कृषि मंत्रालय ने आज का रविवार होने के बाद भी जो दिवस पसंद किया है और उसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा प्रेरक है। आज हल षष्ठी है। हम किसान भाई बहन बहुत भली तरह जानते हैं कि आज हल षष्ठी है, भगवान बलराम जी की जयंती है और किसान भगवान बलराम को पूजता है। हल की पूजा करके ही अपने कारोबार को चलाता है। तो ऐसा एक पवित्र दिवस आज एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। मैं सभी देशवासियों को विशेष तौर पर मेरे किसान भाइयों बहनों को हल छठ की और दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा
स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। साथियों, दशकों से ये मांग और मंथन चल रहा था कि गांव में उद्योग क्यों नहीं लगते। जैसे उद्योगों को अपने उत्पाद का दाम तय करने में और उसको देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी रहती है, वैसी सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिलती। ये अन्याय किसानों के साथ क्यों हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता कि अगर साबुन का उद्योग किसी शहर में लगा है तो उसकी बिक्री सिर्फ उसी शहर में होगी। कि साबुन तो देश के हर कोने में, दुनिया में कहीं पर भी बिक सकता है, लेकिन खेती में अब तक ऐसा नहीं होता था। जहां अनाज पैदा होता है तो किसान को स्थानीय मंडी में जाकर के ही उसको बेचना पड़ता था। इसी तरह ये भी मांग उठती रही कि अगर बाकी उद्योगों में कोई बिचौलिए नहीं है तो फसलों के व्यापार में ये बिचौलिए क्यों होने चाहिए। अगर उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो वैसा ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए भी मिलना चाहिए। साथियों, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले इनाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इसी तरह एक और नया कानून जो बना है उससे किसान अब उद्योगों से सीधी साझेदारी भी कर सकता है। और मैं बताऊं, भारत के उद्योग जगत का जितना निवेश
गांव और किसान में होना चाहिए था, वो बहुत यानी नगण्य था, मामूली था, और उसमें हमारे कुछ कानून नियम भी आड़े आते थे। अब देखिए, जैसे आलू का किसान चिप्स बनाने वालों से फल उत्पादक यानी बागवान, जूस, मुरब्बा, चटनी, या कोई आयुर्वेदिक पौधे वाले किसान है तो फार्मेसी को, जैसे उत्पाद बनाने वाले जो उद्योग हैं उनके साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है। इससे किसान को फसल की बुआई के समय तय दाम मिलेंगे, जिससे उसको कीमतों में होने वाली गिरावट से राहत मिल जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपसे थोड़ी देर पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी शासनकाल में उत्तर प्रदेश ने कानून का राज देखा है। मायावती ने यह बात रखी, साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी मुंह में राम बगल में छुरी की तरह काम नहीं करती है। 2007 के चुनाव में सभी ने बीएसपी को वोट दिया, हमने सरकार में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर दिया था। मायावती ने कहा कि विकास दुबे कांड की आड़ में ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम राज्य लाने के लिए सीएम योगी की सरकार में हमने जंगल राज देखा है। राम मंदिर पर राजनीति बीजेपी करना बंद करे। समाजवादी पार्टी के व इनके मुखिया की दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता होने को भी काफी कुछ दर्शाता है। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर भी काफ़ी राजनीति की जा रही है, जो कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि ये मामला लोगों की केवल धार्मिक आस्था एवं भावनाओं से ही जुड़ा है, अर्थात इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब अभी हाल ही में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी, तो अच्छा होता। तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं। तो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बहुत सारी बातें उन्होंने रखी है। सपा और बीजेपी को भी घेरा है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ सपा से और सतीश जी हमारे साथ दलित चिंतक है वो हैं, अनुपम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अनुराग, पहले आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज मायावती ने आरोप लगाया कि राजनीति बहुत हो रही है, परशुराम की मूर्ति लगाई गई है, आपने शासनकाल में क्यों नहीं लगाई? चुनाव नजदीक है तो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश। देखिए, वो आपको ऐसा लगता है, मैंने पहले ही बताया ना कि समाजवादी लोग हमेशा से हर जात, हर धर्म, हर वर्ग का सम्मान करते हैं। हमारी सरकार थी, हमने जनेश्वर मिश्र जी के नाम से उनकी मूर्ति लगाई बहुत बड़ी, और विश्व स्तरीय हमने पार्क बनाया, जितना बड़ा पार्क आपने कहीं देखा नहीं होगा, इतना अत्याधुनिक पार्क जनेश्वर मिश्र जी के नाम से बनाया। तो हमारी सरकार थी, हमने बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार तो और सरकारों की भी थी, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसने बनाया इतना बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र जी के नाम से? तो इसलिए हम तो हमेशा डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और हमेशा हर वर्ग, हर धर्म का सम्मान करते हैं। आज पर लगाने जा रहे हैं, जैसे ही हमने बोला कि हम लगाने जा रहे हैं, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी परेशान होने लगी, उनको लगा कि ये वोट। सतीश जी, आप सुन रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब को? सतीश प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति बसपा कर रही है।
अरे नहीं, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। हमने कहा कि हमने बोला लगाने के लिए, हमने जब लगाने के बोला तब भारतीय जनता पार्टी और दलों के पेट में दर्द शुरू हुआ। अरे हमें लगाना है क्योंकि हमने जनसुनवाई की भी लगाई। बिल्कुल, सतीश जी से इसका जवाब ले लेते हैं अनुराग जी। सतीश जी, जिस तरह से अनुराग जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत ब्राह्मणों के साथ को लेकर काम किया है, अब राजनीति तो कर रही है बीएसपी। नहीं, देखो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि देश के हालात क्या है। इस देश के हालात जो है, देश एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहा है और मैक्सिमम जो आबादी है उसके पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उसके पास नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसमें लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और लेकिन सतीश जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आप ये दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण जो गठजोड़ 2007 में आपकी पार्टी लेकर के आई थी, उसी गठजोड़ की बात क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पर? उसी को अपने पाले में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सुनिए, कोई भी पीड़ित होगा, चाहे वो ठाकुर होगा, मुस्लिम होगा, अपर कास्ट होगा, लोअर कास्ट होगा, किसान होगा, बेरोजगार होगा, आप बात को मानिए, कहीं ना कहीं योगी जी ने उत्तर प्रदेश के जो हालात पैदा किए हैं, उनकी जो लड़ाई अपराध के खिलाफ चलते चलते कहीं ना कहीं वो जनेऊ के खिलाफ दिखाई दे रही है। हम चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ रुके, सतीश जी रुकिए, चंद्रमोहन जी हमारे साथ है। चंद्रमोहन जी, बीएसपी अपने 2007 के फॉर्मूले के साथ अपने वोट बैंक को दोबारा पाना चाहती है। वो परशुराम को फिर याद कर रही है, समाजवादी पार्टी पर भी कटाक्ष कर रही है और दलितों को, अपने कैडर वोट को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। बीजेपी का रिएक्शन? हेलो चंद्रमोहन जी। जी अनुपम जी, नीलू, सपा और बसपा जाति का नंगा नाच करें, जाति की राजनीति करें, इनके डीएनए में है। तो कौन भाईचारा कमेटी चलाता था ये प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है कि भाईचारा कमेटी के नाम पर क्या करते थे। तो जिनको जाति का नंगा नाच करना है वो जाति का नंगा नाच करें। हम नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के काम में लगे हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उस तरह की राजनीति नहीं कर रहे कि अगर दलित का अपमान आज में मुस्लिमों के द्वारा होगा तो हम नहीं होगा। ये हम नहीं बोलेंगे। ये पूरी तरीके से सतीश प्रकाश जी तथ्यों के साथ में बात करो। आप प्राध्यापक हो, आप सम्मान के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जाति की राजनीति हो करता है जिनके पास में कोई बोलने होता है। इन पर बोलने को कुछ नहीं है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये घटिया लोग, जातिवादी लोग अपने जाति की कैथली में वापस आ गए और जाति का नंगा नाच करने की कवायद कर रहे हैं। सतीश जी और अनुराग जी, एक बात बताइए, जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं राम मंदिर को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरुआत से राम मंदिर रहा है, लेकिन अब जबकि 2022 का चुनाव है, ऐसे में परशुराम याद आ रहे हैं। अरे हमने तो जनसुनवाई का पार्क भी बनाया था, तब तो आपने नहीं बोला, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली थी। हमने जनसुनवाई की मूर्ति लगाई, जनसुनवाई का विश्व स्तरीय पार्क लगाया, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली? भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उसमें की मूर्ति लगाओ, आगे केवल अपराधियों की दिखाई पड़ेगी, मौलाना को ले जाने का दिखाई पड़ेगा। समाज में क्या है, कौन भूला मुजफ्फरनगर के बेरोजगारी, कौन भूला है पलायन को, कौन भूला है जो आतंकी और दहशतगर्दों के साथ आपकी पैरवी का जो राजनीति थी। घटिया राजनीति मत करो, ओछी राजनीति मत करो। एक और बात करोगे कि हमारा नेता ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के एक घटिया और ओछी राजनीति करने वाले व्यक्ति का नाम एक अखिलेश यादव है। सतीश जी, सवाल यहाँ पर ये है, क्यों यहाँ पर अब उस बात को आप लेकर के सामने आ रहे हैं? आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ये 53% वोट बैंक पर ये सियासी दाव क्यों? राजनीति कर रहे हैं, 21% दलित, 14% ब्राह्मण और उसके बाद 19% मुसलमान, इस पर ये सियासी दाव नहीं है तो क्या है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? दो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको नंगा करेंगे, अगर डेवलपमेंट तरीके से नहीं है, पुण्य में धकेल देंगे। सब जानते हैं कि कन्नौज में क्या कर रहे हो, पूरे डॉक्टर की जाति को, डॉक्टर को गाड़ी देकर काम करने वाले लोग ये नहीं हो सकता। अनुराग जी, सतीश जी और चंद्रमोहन जी तीनों एक एक करके बोलेंगे तो बात स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचेगी। बात यहाँ पर हो रही है ब्राह्मणों की। अगर विकास वर्सेस जातिवाद की बात की जाए तो विकास पहले, उत्तर प्रदेश की जनता विकास ज्यादा चुन रही है। क्या विकास को लेकर काम नहीं होगा? क्या जातिवाद पर ही राजनीति होगी? पूरी तरीके से केवल
और केवल इनके लिए विकास। देखिए नीलू, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन सभी दलों ने सोच लिया है कि ब्राह्मण जो है सत्ता की चाबी उन पर है, और ब्राह्मणों को अगर इन्हें अपने पाले में कर लिया तो कहीं ना कहीं सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। और यही सबसे बड़ी बात है कि चाहे चंद्रमोहन जी हो, चाहे सतीश जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सबसे बड़ी बात यह, वो जानते हैं कि 14% जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का, ये कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चाहे दलित वोट बैंक हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे ब्राह्मण वोट बैंक हो, इनमें इनको अपने पाले में करने के लिए ये सारी रस्साकशी और ये सारी कवायद अब यहां पर, इसलिए सपा के परशुराम के बाद अब बीएसपी को कहीं लगा कि समाजवादी पार्टी उनके कैडर वोट में ब्राह्मणों को बिल्कुल अनुभव तो कह सकते हैं ब्राह्मणों पर अब राजनीति शुरू हो गई और सभी पार्टियां मिलकर इस पर राजनीति कर रही है। और ये आज देखने को मिला जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।